जन जन के आशा और विश्वास के प्रतीक हरियाणा प्रदेश के बहुत ही सम्मानित, सर्वप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश के युवाओं की दिल की धड़कन, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में हरियाणा प्रदेश के किसान की, मजदूर की, गरीब की एक एक बात को बड़ी मजबूती के साथ में रखते हैं, आदरणीय श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे पूर्व स्पीकर जो आज के मंच का संचालन भी कर रहे हैं और हमारे कन्वीनर हैं प्रोग्राम कमेटी के आदरणीय श्री अशोक अरोड़ा जी, पंडित कुलदीप शर्मा जी, थोड़ी देर और बैठो, अब ज्यादा देर का समय नहीं है। मेरे बाद में हुड्डा साहब बोलेंगे, अब उनकी बात जो है ना वो सुन के जाना कि कांग्रेस पार्टी क्या क्या घोषणा लेकर के आ रही है, क्या क्या काम लेकर के आ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप समय और दें। आदरणीय हमारे वरिष्ठ विधायक श्री जगबीर मलिक जी, बहन गीता बुक्कल जी, विधायक श्री जयवीर वाल्मीकि जी, विधायक राव दान सिंह जी, विधायक श्री बीबी बत्रा जी, विधायक श्री इंदुराज नरवाल जी, बलबीर वाल्मीकि जी, विधायक हमारे पूर्व विधायक श्री परमिंदर सिंह ढुल जी, पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया जी, नरेश सैलवाल जी, विजेंद्र कादियान जी, सुल्तान सिंह जडोला जी, प्रोफेसर वीरेंद्र जी, भाई प्रमोद सहवाग जी, बलजीत रेड्डू जी, महावीर गुप्ता जी, धर्मेंद्र ढुल जी, प्रदीप गिल जी, हमारे बलराम डांगी जी, कपूर नरवाल जी, जस्सी पेटवाड़ जी, वीरेंद्र गोगड़िया जी, और इस बहुत ही जानदार, शानदार जन आक्रोश रैली के आयोजक, आपके हर सुख दुख के साथी, बहुत ही हमारे सम्मानित लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री सुभाष देशवाल जी, मंचासीन मेरे सभी सम्मानित नेतागण, दूर दूर तक जहां तक मेरी नजर जा रही है, मैं इसमें विशाल जनसभा में आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी सभी माताएं, बहनों, बच्चों, बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हो, लेकिन मैं बधाई और मुबारकबाद देना चाहूंगा आपकी इस जन आक्रोश रैली को। ये रैली इस बात का प्रतीक है, जो आपका जोश, उमंग और उत्साह इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा प्रदेश में से भारतीय जनता पार्टी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, आज आपके हाथ में तराजू है, आज आपको तोलना है आदरणीय हुड्डा साहब के काम और इस माननीय महाशय खट्टर जी के काम। ऊपर भी जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो झूठी गारंटी देते फिरते हैं, अभी झूठ की बात हमारे पंडित कुलदीप शर्मा जी ने कही थी, लेकिन मैं आपसे कहूंगा जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, अपना मोबाइल उठा करके जब देखेंगे और जब गूगल पर जाएंगे, तो जब आप आवाज लगाओगे कि हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है। ये हम सबके लिए बहुत शर्म की बात है। उसी तरह से जब आप ये देखोगे कि सबसे झूठा मुख्यमंत्री कौन है, तो उसमें मनोहर लाल खट्टर जी का नाम आता है। ये हमारे प्रदेश के लिए शर्म की बात है। इन जुमलेबाजों ने, झूठे लोगों ने हमारे इस देश के और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया था। नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी थी कि मेरी सरकार लेकर के आओ, मैं किसान की एमएसपी लागू करूंगा, किसान को स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करूंगा, C2+50 के आधार पर मैं एमएसपी का रेट निर्धारित करूंगा। उन्होंने कहा था कि कोई भी मेरी सरकार आने पर कोई भी देश के अंदर ऐसा सर नहीं रहेगा जिसके ऊपर छत ना हो। उन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी में दोगुनी कर दूंगा। उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। उन्होंने कहा था कि मैं गंगा और जमुना को साफ कर दूंगा। इन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर अंदर महंगाई को खत्म कर दूंगा। इन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर अंदर काला धन कर दूंगा खत्म। और बाबा रामदेव आंख फड़का फड़का करके बोलते थे कि अगर आपको 30 रुपए लीटर डीजल चाहिए तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ।
और ये स्मृति ईरानी सिर पर जो रख करके सिलेंडर डांस करती थी, जो कांग्रेस सिलेंडर 410 रुपए का दिया करती थी, स्मृति ईरानी कहती थी कि 250 रुपए में गैस का सिलेंडर चाहिए तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ। ये फैसला आपने लेना है कि नरेंद्र मोदी ने किस किस गारंटी को पूरा किया है। ये फैसला आपने लेना है कि इन जुमलेबाजों की सरकार चाहिए जो उस किसान को, मजदूर को, गरीब को, मेहनत कश आदमी को पूरी तरह से तंग और परेशान करने में लग रहे हैं। किस तरह से हमारे एमएसपी के लिए 750 किसानों ने अपना प्राणों का बलिदान उस किसान आंदोलन में करके दिया था। किस तरह से हमारे महिला पहलवान, हमारी बेटी साक्षी मलिक, अभी भी मैं देख रहा था वीडियो, जब वो खेल को छोड़ रही थी और जूते टेबल पर रख रही थी प्रेस क्लब में, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में, तो हमें आंसू आ रहे थे लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही थी। किस तरह से इनके ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे वो आज भी संसद में बैठे हैं, जो संसद में जो प्रवेश कराने वाले जो एमपी है प्रताप सिम्हा मैसूर का, इनका भारतीय जनता पार्टी का, वो भी अंदर बैठे हैं। रमेश विधुड़ी जैसे एमपी अंदर बैठे हैं और अजय टैनी मिश्रा जैसे इनके मंत्री अंदर बैठे हैं। लेकिन 146 सांसद जो आवाज उठा रहे थे संसद के अंदर कि ये बताया जाए कि सिक्योरिटी लैप्स किस तरह से हुआ, अगर संसद सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित रह सकता है। जो मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आकर के संसद में जवाब दें कि ये सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ, वो क्या कारण थे जो 2 बच्चे अंदर कूद करके आए, जो बच्चे आए थे जिन्होंने धुएं का बम छोड़ा था, अगर वो केमिकल बम होता, कोई गैस का बम होता, कोई और भी किसी तरह का होता तो कितने एमपी और मंत्री मारे जा सकते थे। अगर वो टेररिस्ट होते तो देश की संसद का क्या होता। ये वही लोग थे देश की संसद में जिनमें पहले भी 22 साल पहले इन्हीं के, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब भी देश की संसद पर इन्हीं के राज में हमला हुआ था। तभी भी हमारे 9 जो पैरामिलिट्री फोर्स के नौजवानों ने अपने प्राणों की कुर्बानी देकर के संसद को बचाने का काम किया था। जब भी उनका राज था नरेंद्र मोदी जी का, जब पुलवामा में हमारे 40 शहीद हुए थे, आज तक पता नहीं चला उस 7 नाके पार करके आरडीएक्स को लेकर के किस तरह से हमारे देश की सीमा के अंदर दुश्मन के लोग यहां पर आए और हमारे 40 जवान शहीद कर दिए। सतपाल मलिक ने इनका जो बताया था कि इनकी सारी चीज, उसको भी आज तक भी इन्होंने दबा दिया, उस चीज को भी नहीं बताया। जब भी इनका राज था, जब पठानकोट में पाकिस्तान की आईएसआई को लेकर के आए थे, जब भी इनका राज था, जब कारगिल में पाकिस्तान की फौज आई थी और हमारे सैनिकों को, हमारे कितने करीब 150, 200, 250 हमारे सैनिक शहीद हुए थे कारगिल युद्ध के अंदर, जब हमारी फौज ने उनको घेर लिया था, तो सुरक्षित रास्ता देने का काम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर के काम किया था। जब भी इन्हीं की सरकार थी, जब 4 उग्रवादियों को लेकर के कंधार में छोड़ करके ये लोग आए थे बिरयानी खिलाते हुए, आज राष्ट्रभक्ति का जामा पहनते, इनको शर्म होनी चाहिए। जब कांग्रेस का राज था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो 13 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी ने काम करने का काम किया था। ये लोग हर मोर्चे पर फेल हुए हैं। आज जवाब नहीं बनता हमारे मनोहर लाल खट्टर जी पे कि हरियाणा प्रदेश पर 4 लाख करोड़ का कर्जा किस तरह से हो गया, कोई बड़ा काम नहीं हुआ, कोई विकास का कोई काम नहीं हुआ। जिस तरह से हमारे एमपी साहब ने बताया, कोई मेट्रो लाइन का एक खंभा नहीं लगा, कोई नया कोई बिजली का कारखाना नहीं लगा, कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई रेलवे की लाइन को नहीं बना, कोई बड़ा कुछ कोई काम नहीं हुआ, तो ये कर्जा इस प्रदेश पर कैसे हो गया। आज कोई भी बच्चा अपनी मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,32,800 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। आज पूछने की जरूरत है कि किस तरह से, किस वजह से इन्होंने परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 9,60,000 गरीब लोगों के पीले राशन कार्ड काटने का काम किया है। आज पूछने की जरूरत है कि इन्होंने परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके हमारे बुजुर्गों की 5.25 लाख लोगों की पेंशन काटने का, विधवाओं की पेंशन काटने का महापाप सरकार ने किया है।
आज पूछने की जरूरत है कि क्यों शिक्षा विभाग का स्वास्थ्य विभाग का बंटा धार करके रख दिया है। शिक्षा विभाग इन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़ करके सारे अफसर बनते थे, विभिन्न विभागों में जाते थे, जुडिशरी में जाते थे, IAS IPS बनते थे और बड़े अधिकारी और बनते थे। लेकिन आज सरकारी स्कूलों की हालत उन्होंने क्या बना करके रख दी। आज भी सरकारी स्कूलों में 538 स्कूल ऐसे हैं जहां बेटियों के लिए टॉयलेट नहीं है। आज भी 1048 स्कूल ऐसे हैं जहां लड़कों के लिए भी टॉयलेट नहीं है। आज 131 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 4 दीवारी तक नहीं है। आज 321 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 4 दीवारी नहीं है। 131 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं है। 8240 स्कूल के कमरों की जरूरत है, फिर भी शिक्षा विभाग के बजट का 10,676 करोड़ ये सरकार सरेंडर कर देती है। जो शिक्षा में 6% GDP का लगना चाहिए वहां 2% भी खर्च नहीं करती है। जो शिक्षा विभाग में 498 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, 48 स्कूल मर्ज कर दिए और स्कूलों में अध्यापकों की संख्या कम करने में लग रहे हैं, फिर भी 25,192 पद अध्यापकों के खाली पड़े हैं। इन सरकारी स्कूलों में किनके बच्चे पढ़ते हैं? उन स्कूलों में प्रदेश के दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के, वंचित समाज के, गरीब समाज के वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का सामर्थ्य नहीं रखते। ये एक साजिश है, गरीब आदमियों को शिक्षा से महरूम करने की सरकार की साजिश है। उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग का हाल है। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं आपसे यह अवश्य मैं अनुरोध करूंगा, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। यह सरकार किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, यह सेना के भी विरोधी है। जो अग्निवीर योजना है वो युवाओं के विरोधी है। यह सरकार 33 बार पर्चा लीक करती है, हमारे युवाओं के साथ धोखा करती है, बार बार धोखा करती है, लेकिन कोई भी नहीं करती। और जो एक कौशल विकास रोजगार योजना है ये सबसे बड़ा धोखा है। इसमें किसी भी तरह का सारी नौकरियां कच्ची लगाने में लगे हुए हैं, कोई पक्की नौकरी नहीं है, कोई उनको सुविधा नहीं है, कभी वो पक्की नहीं होंगे। इन नौकरी में कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। ये सारी सरकार जो है ये गरीबों के, किसानों के खिलाफ काम कर रही है। इस सरकार को खाड़ फेंकने के लिए मैं आपसे आह्वान करता हूं, आप कांग्रेस पार्टी को, आदरणीय हुड्डा जी को आप विश्वास दिलाएं कि जब भी समय आएगा आप एक एक वोट कांग्रेस के निशान पर बटन दबा करके कांग्रेस पार्टी की सरकार लाओगे। हाथ उठा करके समर्थन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।